तो दोस्तों एक ऐसा आइलैंड जो कई सदियों से लोगों के नजरों से था ओझल, क्योंकि वहाँ किसी भी वक्त तूफान आया करता था। इस आइलैंड का जिक्र सिर्फ प्राचीन कथाओं में होता आया है, जिसे स्कल आइलैंड कहा जाता है। और इस गुमनाम आइलैंड को खोज निकाला मोनाक नाम के एजेंसी वालों ने अपनी सैटेलाइट की मदद से। मोनाक एजेंसी के सैटेलाइट से खींची गई उस आइलैंड की तस्वीरों को लेकर रांडा अपने असिस्टेंट ब्रोक्स के साथ वाशिंगटन में सेनेटर से मिलकर उस आइलैंड के बारे में बताकर कई लोगों को वहां ले जाता है। पर जब रिसोर्स एक्सप्लोरेशन की टीम वहां की धरती के सतह को मापने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बॉम्ब्स को गिराते हैं, तब कई बड़ा विशालकाय जीव जिसे कॉन्ग कहा जाता है, जो था वहां का किंग, वो वहां आकर चापर में बैठे कई जवानों और साइंटिस्ट्स को मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि वो लोगों ने उसके घर में आकर बॉम्ब्स को डालकर पाताल में रह रहे बड़े खतरनाक छिपकलियों को नींद से जगाकर उन्हें ऊपर आने का रास्ता बना दिया था। उस आइलैंड के लगभग सभी जीव जंतु कीड़े मकोड़े काफी बड़े आकार के थे, और इस बारे में रांडा को पता था, क्योंकि कई साल पहले लापता हुए नेवी की यूएसएस लॉटन शिप में एक लौता रांडा सिर्फ बचा था। उसने किसी बड़े से विशालकाय जीव को देखा था। उसी जीव ने नेवी की शिप को डिस्ट्रॉय किया था, पर रांडा की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। रांडा भी मोनाक एजेंसी के लिए ही काम करता था। ऐसे जीवों को खोजकर उसके बारे में अध्ययन करना ये रांडा का काम था। मॉन्स्टर्स होते इस बात को लोगों तक पहुंचाने रांडा ने अपनी कोलिग्स के साथ मिलकर ऐसी गुमनाम आइलैंड की खोज की, और उसमें वो कामयाब भी रहा। तो दोस्तों घंटों की मूवी को कुछ ही मिनटों में देखकर समझेंगे हम। बने रहिए मेरे साथ। तो आइए दोस्तों मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं सन 1944 साउथ पैसिफिक के एक गुमनाम आइलैंड में वर्ल्ड वार 2 के जंग को यूएस के लेफ्टिनेंट हॉक मार्लो और जापान के गनपा इकारी एयरफोर्स पायलट लड़ते समय उनकी प्लेन क्रैश हो जाती है, और वो दोनों पैराशूट की मदद से उस आइलैंड में आते हैं। और फिर से एक दूसरे से लड़ते रहते वक्त वहाँ एक विशालकाय कॉन्ग आता है, जिससे ये लोग वार को छोड़कर कॉन्ग को देखते ही रह जाते हैं। कई साल के बाद दिखाया जाता है सन 1973 में वाशिंगटन के सामने वियतनाम में हो रहे जंग को बंद करवाने लोग नारेबाजी कर रहे थे। उसी वक्त रांडा अपने असिस्टेंट ब्रोक्स को लिए वाशिंगटन के सेनेटर से उस आइलैंड में जाने की मंजूरी लेने जाता है। वही न्यूज में प्रेसिडेंट अनाउंस कर रहे खबर को रांडा सुनता है। सारे अमेरिकन मिलिट्रियों को वियतनाम से जंग खत्म कर वापस लौटने का ऑर्डर दिया गया था। सेनेटर आते ही सैटेलाइट से खींची आइलैंड की तस्वीर को सेनेटर को रांडा दिखाकर उस आइलैंड के बारे में कहकर समझाता है, और सन 1954 में किए गए परमाणु टेस्ट के बारे में कहता है। टेस्ट तो नाम के लिए था, दरअसल वो किसी विशालकाय जीव को मारने की कोशिश कर रहे थे। कई बार समझाने के बावजूद भी सेनेटर मंजूरी नहीं दे रहा था, पर जब ब्रॉक्स रशियन सैटेलाइट 3 दिन में उसी आइलैंड की तस्वीर निकालकर वो हमसे पहले वहां पहुंच जाएंगे कहते ही सेनेटर उन्हें तुरंत मंजूरी दे देता है। सेनेटर से रांडा कुछ आर्मी के जवानों को भी भेजने कहता है। यह वियतनाम के दाना एयरबेस में सभी आर्मी के जवान आज शाम 6 बजे अपने घर जाने वाले थे। मिल्स, कोल, स्लीवको और रिल्स भी खुश थे। घर जाने की खुशी में वो हंसी मजाक कर रहे थे। कर्नल पैकर्ड जवानों के साथ अमेरिका जाने निकल ही रहा था कि उसे जनरल वॉर कॉल कर उस आइलैंड के बारे में कहकर चापर्स और जवानों को लेकर उस आइलैंड में जाने कहते। वहाँ रांडा अपने असिस्टेंट के साथ कॉनरेड को ढूंढते ढूंढते सैगोन के क्वान्नाम डिस्ट्रिक्ट के कसिनो में आता है। कॉनरेड वो था जो किसी भी गुमनाम जंगल की खोज करने में माहिर था। वो कॉनरेड से मिलकर उस आइलैंड में लीड करने कहते वक्त वो 5 गुना ज्यादा पैसे का डिमांड करता है, और इस बात को रांडा मान भी जाता है। दूसरी तरफ फोटोग्राफर मेसन व्यूअर को दिखाया जाता है। उसे भी उस आइलैंड के बारे में अपनी खबरी से पता लग चुका था। वो वियतनाम से बैंकॉक के लिए रवाना होकर एथेना के शिप डॉक नंबर 14 में आकर कानून दस्तावेज को दिखाकर शिप के अंदर जाती है। वहाँ कॉनरेड भी बैंकॉक में आकर शिप के अंदर जाता है। आर्मी के जवान वहां आते। चापर्स और जरूरत की चीजों को लेकर मिलिट्री वाले और साइंटिस्ट शिप में बैठकर उस आइलैंड में जाने रवाना होते हैं। फील्ड का सुपरवाइजर विक्टर सभी को उस आइलैंड के बारे में जानकारी देता है, और फिर रिसोर्स एक्सप्लोरेशन की टीम को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें रांडा और ब्रूक्स के साथ बायोलॉजिस्ट सैन लिन भी थी। आइलैंड में सर्वे करने इस्तेमाल करने वाले साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बॉम्ब्स के बारे में ब्रोक्स सभी को बताता है। कर्नल पैकर्ड के ट्रांसपोर्ट चापर से तूफान से होकर आइलैंड में पहुंचते ही शिप से सारे कॉन्टैक्ट्स टूट जाएंगे, और इसीलिए
3 दिन बाद रिफिल टीम नॉर्थ की तरफ उन्हें शिप में ले जाने आने वाली थी। शिप में रखे आर्मी के हथियारों को कॉनरेड देखते वक्त वहाँ मेसन व्यूवर आकर उससे बातें करती है। कॉनरेड ब्रिटिश आर्मी वाला था, पर उस काम को कॉनरेड ने छोड़ दिया था। चैपमैन अपने बेटे बिली को लेटर लिख रहा था और ये लोग हंसी मजाक कर वक्त बिता रहे थे। कई दूर आने के बाद शिप आइलैंड के ठीक 50 मील दूर आकर रुकता है। यहाँ से आइलैंड में जाने वाले लोगों को चापर्स से जाना था और इसीलिए चापर्स में अपनी जरूरत की चीजों को रखकर सभी चापर्स उड़ान भरते हैं और फिर उस तूफान से होते हुए बड़ी मुश्किल से उस खूबसूरत स्कल आइलैंड में प्रवेश करते हैं। वहाँ कर्नल पैकर्ड सभी को अलग होने कहता है। 2 चापर लैंड होकर उसमें से साइंटिस्ट अपनी उपकरणों को बाहर निकालकर तैयार होते हैं और फिर कर्नल के ऑर्डर से एक के बाद एक कई बॉम्ब्स को वहां गिराकर वहां के धरती के डेंसिटी को ये लोग यहाँ देखते हैं। और तभी कई से चापर के ऊपर तीर के जैसे नारियल का पेड़ आकर गिरता है जिससे वो क्रैश हो जाता है। दूसरे चापर को भी किंग कॉन्ग क्रैश कर देता है क्योंकि वो भी बॉम्ब्स को डाल रहे थे। वो चापर क्रैश होते समय पायलट कर्नल पैकर्ड को संदेश पहुंचा देता है जिससे कर्नल सभी चापर्स को वेस्ट में आने कहता है। वहां का देखते वक्त एक विशालकाय बंदर सभी को दिखता है। कर्नल के ऑर्डर से चारों तरफ से किंग कॉन्ग को घेर कर फायरिंग करते, पर वो किंग कॉन्ग था। सभी चापर उसके लिए खिलौने के बराबर थे। वो बड़ी आसानी से चापर को मारकर क्रैश कर रहा था। चैपमैन की चापर पकड़ते वक्त चापर की प्रोपेलर लगकर किंग कॉन्ग घायल हो जाता है और चैपमैन की चापर वेस्ट की ऊंची पहाड़ी में जाकर क्रैश हो जाती है। फायरिंग कर रहे कर्नल के चापर को दूसरे चापर से टकराने जैसा कर दोनों चापर्स को क्रैश कर देता है। किंग कॉन्ग किसी एक चापर को भी उड़ने नहीं देता, उड़ रहे सभी चापर को क्रैश कर देता है और इसे कर्नल पैकर्ड देखते ही रह जाता है। और फिर किंग कॉन्ग अपना काम खत्म कर वहां से चला जाता है। चापर के क्रश में बचे और अलग हुए लोग एक दूसरे से रेडियो की मदद से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। चैपमैन रेडियो की मदद से उसकी चापर क्रश हुई लोकेशन को कर्नल से बताता है और यह कॉनरेड बायनोकुलर में देखकर उसे पता लग जाता है कि सभी चापर्स क्रश हो चुके हैं और इसीलिए वो बचे कुचे सिविलियंस को नॉर्थ की नदी की तरफ ले जाता है ताकि 3 दिन बाद आने वाली चापर्स में शिप में पहुंचकर घर जा सके। कर्नल पैकर्ड और रेल्स काफी दूर चलकर आते वक्त उन्हें मिल्स, कॉल और दूसरे जवान मिलते हैं और कई जवान शहीद हो चुके थे। कर्नल पैकर्ड रांडा से बात करने जाता है क्योंकि उसी ने सभी को यहाँ लाया था। गंता ने रांडा से पूछते वक्त वो कई साल पहले लापता हुए यूएसएस लॉटन शिप के बारे में कहता जिसमें रांडा एक लौता शख्स बचा था और वो भी एक विशालकाय मॉन्स्टर से। रांडा को ये बात लोगों तक पहुंचाना था और इसीलिए वो लोगों को यहाँ लाया था। यहाँ कॉनरेड ये लोगों को नॉर्थ की तरफ ले जाते वक्त वहाँ के पानी से एक बड़ा याक टाइप जानवर बाहर आता है जिससे सभी डर जाते हैं। स्टीव को डर कर शूट करने जा ही रहा था पर उसे कॉनरेड रोकता है। वो जानवर किसी को कुछ नहीं करता, फिर से पानी में चला जाता है। कर्नल पैकर्ड के साथ आर्मी के जवान और साइंटिस्ट स्टीव और रांडा जंगल से होकर गुजरते वक्त उनका सामना एक विशालकाय मकड़ी से होता है। वो लोगों को अपने लंबे पैर से मार रही थी। इसे देखकर आर्मी वाले मकड़ी पर शूट करते हैं पर वो मिल्स को चाल डालकर ऊपर खींचती है। इसे देखकर कॉल उस विशालकाय मकड़ी की पैरों को काटने कहता है। मिल्स अपने आप को बचा लेता है और फिर उस मकड़ी को जान से मार देते हैं। यहाँ ये लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ते वक्त रास्ते में आदिवासियों ने बनाया दीवार दिखता है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ आकर इन्हें घेर लेते हैं। पर तभी 28 साल 11 महीने से वहाँ रह रहा एयरफोर्स पायलट मार्लो आकर उन्हें रोकता है और फिर उन्हें अपने बारे में बताकर यहाँ से आदिवासियों के कबीले में ले जाता है। वही 1944 से 10 साल पहले की कबाड़ शिप के अंदर ले जाकर उन आदिवासियों के बारे में बताता है। वहाँ के आदिवासी हजारों सालों तक डर डर कर जी रहे थे और फिर चमत्कार हुआ। जो जीव उन्हें खा रही थी वही उन्हें बचाने लगी और वहाँ के लोग बचाने वाले को सम्मान करते हैं और उसे भगवान मानते हैं। उसे ही कहा जाता है कॉन्ग, जो इस आइलैंड का राजा है, किंग कॉन्ग। उसके घर आकर बॉम्ब्स डालने के कारण किंग कॉन्ग भड़क गया था क्योंकि पाताल में शैतानों का राज है। उस बॉम्ब्स ने चिपकलियों को नींद से जगाकर ऊपर आने का रास्ता बना दिया था आर्मी वालों ने। उस चिपकलियों में से एक विशालकाय चिपकली ने किंग कॉन्ग की पूरी फैमिली को खा लिया था और इसीलिए कॉन्ग को चिपकलियों से नफरत है। वर्ल्ड वॉर 2 में मार्लो के साथ लड़ता हुआ जापान का एयरफोर्स पायलट गनपाई इकारी को भी इसी चिपकली ने खा लिया था।
नॉर्थ की तरफ 3 दिन में आ रही रिफ्यूल टीम के बारे में कॉर्नेड मार्लो को कहकर पैदल चलने कहता है, पर मार्लो मना करता है क्योंकि मार्लो को पता था कि पैदल वहां तक पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। वेस्ट की ऊंची पहाड़ी में चैपमैन नदी में अपने घाव को धो रहा था और तभी अचानक वहां विशालकाय किंग कॉन्ग आता है। चैपमैन उसे देखकर छुप जाता है। उसके चापर के प्रोपेलर ने ही किंग कॉन्ग को घायल कर दिया था। कॉन्ग पानी पीते वक्त वहाँ उसे एक बड़ा ऑक्टोपस दिखता है। उसे पकड़ने जाते वक्त वो किंग कॉन्ग को जकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कॉन्ग तो शक्तिशाली था। वो ऑक्टोपस के सिर को अपने पैरों से कुचलकर फिर ऑक्टोपस को खाने लगता है। यहाँ मार्लो उन्हें एक बोट दिखाता है जिसे मार्लो और गनपाई ने मिलकर अपनी क्रैश प्लेन की पुर्जे को जोड़कर बनाया था, पर वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसे बनाने में ये लोग उसका साथ देते हैं। वहाँ कर्नल अपने जवानों के साथ वेस्ट की तरफ जाते समय वहाँ की पंछी का शिकार करता है और यहाँ फोटोग्राफर आदिवासियों की तस्वीर निकाल रही थी कि कबीले के बाहर से कोई जानवर रोने की आवाज सुनकर बाहर जाकर देखते वक्त एक बड़ा सा जानवर क्रश हुए चापर के नीचे फंसा हुआ था। इस देखकर व्यूअर उसे निकालने की कोशिश करती है और तभी वहां किंग कॉन्ग आकर चापर को निकालकर उस जानवर को आजाद करता है। वो लड़की किंग कॉन्ग के सामने चींटी के बराबर दिख रही थी, पर किंग कॉन्ग मेसन व्यूअर को कुछ नहीं करता। चैपमैन को ढूंढते वेस्ट की तरफ जाते वक्त ये लोगों को पहाड़ में कॉन्ग की पंजे की निशान मिलती है, जो खून बहने के कारण हुई थी क्योंकि चैपमैन के हेलीकॉप्टर को कॉन्ग पकड़ते वक्त प्रोपेलर ने उसे घायल कर दिया था। यहाँ ये लोग बोट को बना रहे थे। स्लीवको के पापा मैकेनिक होने के कारण उसे भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पता था। 48 घंटे के अंदर उन्हें नॉर्थ की तरफ पहुंचना भी था। यह चैपमैन अपनी चीजों के साथ उसके बेटे बिली को लिखे लेटर के बुक को पेड़ में खंजर की मदद से टंगा कर जमीन में गिरे सूखा पेड़ सोचकर चैपमैन उसके ऊपर बैठा ही था कि वो कीड़ा अचानक नींद से उठ जाता है और तभी पीछे से शैतान छिपकली आकर चैपमैन को निगल कर मार देती है। यह आइलैंड की खूबसूरत रात के नजारे को कैमरे में कैद करना चाहती थी व्यूअर, पर उसकी फ्लैशलाइट टूट गई थी। वहाँ कॉनरेड आकर ये सुनकर अपने पिता की रॉयल एयरफोर्स की लाइटर को मेसन व्यूअर को देता है। वहाँ कर्नल के सिर पर खून सवार था। उसे चैपमैन की वहाँ जाकर बड़े हथियारों को लेकर किंग कॉन्ग को जान से मारना था। मार्लो उस जगह से निकलने से पहले जापान के एयरफोर्स पायलट गनपाई इकारी के बारे में उनसे कहता है। कॉन्ग को देखकर वहां को छोड़कर वो लोग भाई बने थे और फिर बोट के इंजन को स्टार्ट कर सभी आदिवासियों को अलविदा कहकर वो वहां से नॉर्थ के लिए रवाना होते। आसमान में बड़े पंछी उड़ रहे थे। मार्लो अपनी बीवी और बेटे से मिलने के लिए बेताब था। थोड़ी देर में स्लीवको के रेडियो में मिल्स की रेडियो कनेक्ट होकर आपस में बातें कर फ्लेयर उड़ाकर दिशा जान लेते हैं। सब खुशी में थे कि तभी अचानक बड़ा पंछी आकर विक्टर को उठाकर दूसरे पंछी के पास ले जाकर उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। फ्लेयर दिखे दिशा में ये लोग आकर उनका वेट करते हैं और थोड़ी देर में वो सभी आ जाते हैं। लेफ्टिनेंट हॉन्क मार्लो को कर्नल देखकर उसे पूछते वक्त वो अपना परिचय देता है। कॉनरेड नॉर्थ की तरफ चलने कहता है, पर कर्नल को जाना था वेस्ट, चैपमैन और ढेर सारे बड़े हथियार को लेने। वेस्ट साइड में वो शैतान छिपकली रहते थे और इसीलिए मार्लो मना करता है, पर कर्नल नहीं मानता। कॉनरेड को रास्ता लीड करने कहता है कर्नल पैकर्ड और उसे कर्नल की बात माननी पड़ती है। वेस्ट की तरफ कई दूर आने के बाद उन्हें कॉन्ग की माँ बाप की कंकाल दिखाई देती है। वहाँ से ना जाने की सलाह देता है मार्लो, पर वहाँ भी कर्नल उसकी बात नहीं मानता। सभी कॉन्ग के पेरेंट्स के कंकाल से होते हुए आगे बढ़ते हैं। कोल सिगरेट को जलाकर पीते वक्त मिल्स उसे फेंकने कहता है। वो वहाँ फेंकते ही धमाका होता है क्योंकि चारों तरफ फ्यूम्स थे। थोड़ी दूर ही गए थे कि उस छिपकली की आवाज सुनकर सभी को छुपने कहता है मार्लो, और तब कॉनरेड छुपे उसी जगह में छिपकली आकर चैपमैन की कंकाल को उल्टी करती है। उसमें चैपमैन की खोपड़ी के साथ उसके गले की नाम की चैन भी वहाँ कॉनरेड को दिखाई देती है। वो छिपकली गई सोचकर कर्नल सभी को आगे बढ़ने कहता है, पर वो पीछे से आ रहा रांडा को वहाँ आकर निगल लेती है और फिर कई जवानों को निगलकर मेसन व्यूअर के पीछे लगती है। इसे देखकर कर्नल फ्लेम की हथियार से आग बरसाने कहता है, पर उसका भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। पास में खड़े जवान को अपने पूंछ से दूर फेंकती है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होकर स्ल्यूको के बैग से टॉक्सिन गैस बाहर गिरकर फटते हैं, जिससे वहाँ के बड़े पंछी आकर लोगों पर अटैक करती है।
कॉनरेड मार्लो से तलवार लेता है और नीचे गिरे मांस पहनकर कई देर तक उन पंछियों को मारकर फिसलिकों को उठाने जाता है। और तभी इनकी तरफ आ रहा छिपकली को देखकर लाइटर जलाकर उसके तरफ फेंकती है मेसन व्यूअर, जिससे बड़ी मात्रा में धमाका होकर छिपकली जलकर मर जाती है। हॉन्क मार्लो इसे सब देखकर अभी के अभी नॉर्थ की तरफ निकलने कहता है, पर कर्नल पैकर को अब भी वेस्ट में जाना था। मरे हुए चैपमैन की चैन को कर्नल को कॉनरेड दिखाकर उसके बारे में कहता है, पर फिर भी कर्नल को वेस्ट में जाकर बड़े हथियारों को लेकर उस किंग कॉन्ग को जान से मारना था। वो किसी की बात नहीं सुनता। इसे देखकर कॉनरेड उसे वेस्ट की तरफ 3 किलोमीटर दूरी में क्रैश हुए चैपमैन की चॉपर का लोकेशन बताकर वो बाकी सिविलियंस को बोट की तरफ ले जाता है। कुछ ही दूरी में उगे मशरूम को देखकर कॉनरेड को पता लग जाता है कि नदी यही कहीं पास में है। मार्लो और सिविलियंस को वही रुकने कहकर पहाड़ से नदी को देखने जाता है। उसके पीछे मेसन व्यूअर भी जाती है। या ये लोग वहां पहुंचकर चैपमैन अपने बेटे बिली को लिखे लेटर को देखकर वहां से निकलकर फिर चॉपर से बड़े हथियार को निकालकर किंग कॉन्ग को मारने की तैयारी करते हैं। कॉनरेड और मेसन व्यूअर नॉर्थ की ऊंची पहाड़ी में आकर नदी को देखते वक्त वहां किंग कॉन्ग आकर इन्हें देखता पर उन्हें कुछ नहीं करता। मेसन व्यूअर हिम्मत कर विशालकाय कॉन्ग के पास जाकर उसके चेहरे में अपने हाथ को रखकर उसे फील करती है। थोड़ी देर बाद कर्नल वहां बॉम्ब्स को गिराकर कॉन्ग को आने के लिए उकसाता है। धमाके की आवाज सुनकर किंग कॉन्ग बड़े गुस्से से वहां जाता है। कॉनरेड और मेसन व्यूअर वहां आते हैं। कॉनरेड बोट की लोकेशन को उन्हें बताकर वो मेसन व्यूअर और मार्लो कॉन्ग को बचाने जाते हैं। यहाँ किंग कॉन्ग बड़े गर्जन के साथ वहां आता है। नदी से होते हुए उनके पास आते वक्त पानी में डाले पेट्रोल को कर्नल आग लगा देता है, जिससे किंग कॉन्ग के चारों तरफ आग के लपटे उसे आगे आने से रोक रही थी। पर वो तो शक्तिशाली किंग कॉन्ग था। वो अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल कर वहां से बाहर आकर कुछ लोगों को मारकर जमीन में गिर जाता है। कर्नल बॉम्ब्स के डेटोनेटर के बटन को दबाकर कॉन्ग को मारने जा ही रहा था कि अहम वक्त पर वहां ये लोग आकर उन्हें रोकते और उन्हें समझाते, जिससे कर्नल के जवान मान जाते, पर कर्नल नहीं मानता। और तभी पहाड़ से पानी में छलांग लगाकर विशालकाय छिपकली आती है। उसे देखकर कर्नल को छोड़कर सभी वहां से भागते हैं। छिपकली की आवाज सुनकर किंग कॉन्ग उठते वक्त कर्नल बॉम्ब्स के बटन को दबाने जा ही रहा था कि किंग कॉन्ग उसे जान से मारकर फिर विशालकाय छिपकली से लड़ता है। पर किंग कॉन्ग घायल होने के कारण वो कॉन्ग को सुला देती है और फिर इंसानों के पीछे लगती है। ये लोग दौड़ते दौड़ते सुबह नदी के किनारे में आ जाते हैं। कॉनरेड व्यूअर से पहाड़ में जाकर फ्लेयर फायर करने कहता है ताकि ब्रोक्स देख सके और लोगों को अपने साथ ले जाता है, पर कॉल नहीं आता। वो उनकी जान बचाने दोनों बॉम्ब्स की पिन को निकालकर विशालकाय छिपकली के सामने जाता है, पर वो छिपकली उसे खाने के बजाय अपनी पूंछ से उसे मारती है, जिससे वो पहाड़ में टकराकर बॉम्ब्स ब्लास्ट होकर कॉल शहीद हो जाता है। छिपकली इन लोगों के पीछे आकर उन्हें मारने देख ही रही थी कि अहम वक्त पर कॉन्ग बड़े पत्थर को लिए वहां आकर छिपकली के ऊपर हमला कर इंसानों को बचाता है। वहां मेसन व्यूअर पहाड़ के ऊपर चढ़कर फ्लेयर फायर करती है, जिससे ब्रोक्स को पता चल जाता है। यहाँ किंग कॉन्ग और 2 पैरों की कमीनी छिपकली आपस में लड़ रहे थे। छिपकली को सबक सिखाने कॉन्ग पेड़ को निकालकर उसकी लाठी बनाकर कमीनी छिपकली को मारता है, पर वो फिर से उठकर कॉन्ग पर हमला कर कॉन्ग को पुरानी जहाज की तरफ फेंकती है, जिससे किंग कॉन्ग जंजीरों में जकड़ जाता है। छिपकली वहां जाकर कॉन्ग को मारने देख ही रही थी कि अहम वक्त पर छिपकली पर फायरिंग करते हुए ब्रोक्स वहां आता है। इसे देखकर छिपकली वहां जाती है। कॉनरेड को छोड़कर बाकी सभी बोट में जाकर बैठते हैं। कॉन्ग अपनी पूरी शक्ति को डालकर वहां से उठकर उस मजबूत जंजीरों को तोड़ता है। शिप के प्रोपेलर को हथियार बनाकर उस छिपकली की तरफ फेंक कर उसे अपने तरफ खींच कर लाकर मारता है और फिर पहाड़ की तरफ उस छिपकली को उठाकर फेंकता है, जिससे मेसन व्यूअर पानी में गिरकर बेहोश हो जाती है। कमीनी छिपकली किंग कॉन्ग पर फिर से हमला करने आती है। इसे देखकर कॉन्ग शिप के प्रोपेलर से उसके जिस्म को चीरकर उसे गिरा देता है और फिर किंग कॉन्ग मेसन व्यूअर को पानी से बाहर निकालता है। पर तभी कमीनी छिपकली कॉन्ग पर अटैक कर किंग कॉन्ग ने मेसन व्यूअर को जेंटल सा पकड़ा उसी हाथ को निगलने देखती है। और इस बार किंग कॉन्ग अपने माँ बाप का बदला उस छिपकली के जबान को बाहर खींचकर उसे जान से मार कर लेता है। इतना सब होने के बावजूद भी मेसन व्यूअर को कुछ नहीं होने दिया किंग कॉन्ग ने। वो उस लड़की को किनारे में छोड़कर चला जाता है।
कॉनरेड वहां आकर मेसन व्यूअर को उठाता है। एक आखिरी बार किंग कॉन्ग मेसन व्यूअर को देखकर चला जाता है। इसे देखकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर सभी लोग बोट में बैठकर नॉर्थ की तरफ जाते हैं। वही रिफ्यूल टीम चॉपर से वहां आकर फिर उन्हें शिप में ले जाती है। कॉन्ग अपनी छाती को पीटकर एक बार दहाड़कर इशारों से कहता है कि मैं ही हूँ इस आइलैंड का राजा, किंग कॉन्ग। लेफ्टिनेंट हॉन्क मार्लो अपने घर आकर बेटे और बीवी से मिलकर बहुत खुश होता है। क्रेडिट्स के बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉनरेड और वीवर को मोनाक एजेंसी वाले यानी उसमें काम कर रहे ब्रॉक्स और सैनलिन उन्हें कुछ दिखाते हैं। उनका कहना था कि कॉन्ग अकेला किंग नहीं है, यानी वो कहने की कोशिश कर रहे थे विशालकाय गॉडजिला के बारे में। तो ऐसे दोस्तों इस शानदार मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप अपना खूब ख्याल रखना। मैं लौटूंगा और एक इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।